नमस्कार दोस्तों। आज हम इसका अगला चैप्टर और पढ़ेंगे। ये हमारी 12वीं की बुक नागरिक शास्त्र है और ये उसका 8वां अध्याय है। बेसिकली पिछले अध्यायों के अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया है और इसके हमने जाना है कि लाइक सुरक्षा का क्या महत्व होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या क्या हैं। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर को इस पूरी बुक को जब आप शुरू कर रहे थे तो आपने ये देखा था कि हम वैश्विक राजनीति को पढ़ेंगे। तो वैश्विक राजनीति के अंदर संसाधन का सवाल क्यों आया, है ना, ये जरूर आपके मन के अंदर चल रहा होगा। तो देखिए, कोई भी लड़ाई जो होती है ना, वो या विभिन्न देशों में संघर्ष जो होते हैं वो संसाधनों को लेकर ही होते हैं और ये होता है 98% केसेस के अंदर। सो और सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्विक पर्यावरण की मतलब वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों कर रहे हैं, तो इसके ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, हम इस पॉइंट को और एक एक करके देखें तो दुनिया भर में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। रीजन ये है कि देखिए, धरती का विस्तार तो नहीं हो रहा है एटलीस्ट, और जो उपजाऊ जमीन है दुनिया में उसकी उर्वरता कम हो रही है ना। क्योंकि हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। चारागाहों के चारे खत्म होने वाले हैं और मत्स्य का भंडार घट रहा है। हालांकि मत्स्य की चर्चा हम अलग से करेंगे। सी फूड और जो भी इस तरह की चीजें ना, दैट इज समथिंग जो बहुत कुछ अभी बचा हुआ है एक्सप्लोर करने के लिए। जलाशयों की जलराशि बहुत तेजी से कम हुई है और प्रदूषण बढ़ा है और इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, खाद्य उत्पादन में जो कमी आ रही है वो दैट इज नॉट फॉर ओनली वन कंट्री, है ना। वो हर कंट्री के लिए है, वो हर देश के लिए है, वो हर इंसान के लिए है। और इसके अलावा स्वच्छ जल जो है वो 66.3 करोड़ जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 2 अरब 40 करोड़ की आबादी साफ सफाई की सुविधा से वंचित है और इस वजह से 30 लाख लोग बच्चे जो है वो हर साल मौत का शिकार हो रहे हैं। अब अल्टीमेटली हमने हमने इसी बात पे बात करी थी सुरक्षा की धारणा के अंदर कि किस चीज से सुरक्षा है ना। तो अब अगर आप पारंपरिक धारणा के अंदर जाएं और वहां पे ये देखें कि आपको इंसानों की सुरक्षा करनी है और 30 लाख बच्चे मर रहे हैं अल्टीमेटली। ये बच्चे जो हैं वो एक देश का भविष्य हो सकते हैं। मतलब वो बहुत ही ज्यादा संभावनाओं से भरे होते हैं बेसिकली। 30 लाख बच्चों की मौत हो रही है हर साल। और प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद कर रहे हैं लेकिन इनको काटा जा रहा है। तो पर्यावासों का जो है वो विध्वंस हो रहा है और ऐसे वनों का विध्वंस हो रहा है जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध हैं। इसके अलावा ओजोन गैस की मात्रा लगातार कम हो रही है और ओजोन की परत में एक छेद भी पाया गया है। तो इससे मानव के स्वास्थ्य पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ओजोन का काम क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, बट थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन अगर इसे करूं यहाँ पे तो बहुत सारी लाइक स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है अगर ओजोन लेयर का को दिक्कत होती है तो, और कैंसर वगैरह में बहुत ज़्यादा वृद्धि आ सकती है। इसके अलावा समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि समुद्र का मध्यवर्ती भाग जो है वो स्वच्छ है, लेकिन जो भी एरिया स्थल के निकट है जहाँ पे मानव की पहुंच है, जो बीच जिनको आप कहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषण है। और सबसे बड़ी बात की कि समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है। अब ज्यादातर शहर अगर आप देखें, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गए, ये ज्यादातर शहर जो हैं ये समुद्र के ऊपर बसे हुए हैं, लाइक समुद्र के बिल्कुल किनारों पे बसे हुए हैं। और यही कारण है कि अगर मानव की इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगता है तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। तो ये सारे एक पॉइंट हैं कि लाइक क्यों ये जरूरी है, वाई वी आर रीडिंग इट इन द बुक वेयर वी शुड स्टडी द लाइक करंट पॉलिटिक्स, राइट।
तो ये चीज हम पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का इतिहास लंबा है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण की चिंता लोगों ने कम की, है ना। मतलब लोगों के लिए क्या जरूरी होता है, आर्थिक विकास, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है, अगर हम आज की भी बात करें तो। लेकिन क्या हुआ कि 1960 के दशक के बाद पर्यावरण के मुद्दे ने भी एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नाम की एक बुक प्रकाशित हुई, जो बुक प्रकाशित हुई थी क्लब ऑफ रोम के द्वारा। अब लिमिट्स टू ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारे बढ़ने की लिमिट्स, मतलब हम कहाँ तक बढ़ सकते हैं, है ना। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से ये बुक बढ़ाती है। और ये बताती है कि लाइक हमारे पास देखिए संसाधन, सबसे बड़ी बात यह है कि लिमिटेड है ना। संसाधन अनलिमिटेड नहीं है, दैट इज लिमिटेड, कितना भी है बट दैट इज लिमिटेड। एंड इफ वी यूज दैट लाइक रिसोर्सेस इन अ लाइक सर्टन वे, तो वो खत्म हो जाएंगे, वो एक ना एक दिन डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे। एंड यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज के अंदर। नाउ हम ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पर्यावरण कार्यक्रम सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने क्या किया कि पर्यावरण के ऊपर सम्मेलन कराने शुरू कर दिए और इस विषय पे अध्ययन को बढ़ावा दिया। या देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ना आपको विद्वानों को प्रोत्साहित करना होगा उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ने के लिए, जिसके लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो 1970 के बाद, इस बुक के आने के बाद, जब विश्व समुदाय ने सोचा कि यार सही बात है, एटलीस्ट देयर इज अ लिमिट वेयर वी विल स्टॉप अ डे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पर्यावरण से जुड़े जुड़े सम्मेलन कराए और फिर इस विषय को बढ़ावा देना शुरू किया। और इसमें क्या होता है, फिर 1992 के अंदर एक सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो, जो शहर है ब्राजील का, उसके अंदर, रियो के अंदर। इसे आप रियो के नाम से जानते होंगे बेसिकली। और यहाँ पे इसे समिट को पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है या अर्थ समिट कहा जाता है। 170 देश जो हैं इसमें भाग लेते हैं और हजारों स्वयंसेवी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, निगम, ये लोग भाग लेते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए, जब ये समिट होता है ना, तो एक चीज खुल के सामने आ जाती है और बहुत अच्छे तरीके से सामने आ जाती है कि जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं और जो गरीब और विकासशील देश दक्षिण गोलार्ध वाले हैं, उनके अलग अलग एजेंडे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं पर्यावरण सुरक्षा को लेके। अब ये क्यों है, ये मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो, ये एक बंदा है, ये विकास कर चुका है, ये एक बंदा है, ये विकास नहीं कर पाया है ना। अब देखिए, ये ओजोन परत यहाँ भी, लाइक यहाँ पे मान लीजिए ओजोन परत के अंदर छेद हो गया, तो ये दिक्कत इसके लिए भी है और दिक्कत इसके लिए भी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोग ना, इनके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ठीक है, इनके पास सब कुछ है, अच्छी स्वास्थ्य है, अच्छी सेवाएं हैं। तो अब इनका सब कुछ पूरा है, तो ये कह रहे हैं कि यार अब एक काम करते हैं, अब समय आ गया है कि ना अब धरती को बचा लो, तो अब पर्यावरण की रक्षा कर ली जाए। अब यहाँ के लोग क्या है, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, चीजें नहीं है, कुछ मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर इनको क्या करना पड़ेगा, इनको सबसे पहले इनके पेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इनके भूख की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इनके लिए रोजगार के अवसर तलाशने होंगे, इनको और चीजें करनी होगी। और जिसके कारण क्या है कि ये सोचते हैं कि नहीं यार, थोड़ा प्रदूषण चलेगा। इसका रीजन ये देखिए, प्रदूषण किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट द थिंग इज कि अगर आप विकास करना चाहते हो, तो जो कि हमने पिछले अध्याय में भी थोड़ी सी चर्चा करी थी इसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लाइक एक बार जाके देखिए इसे, पिछले अध्याय को। तो वहां पे हमने ये बताया था कि यार देखिए, विकास करने के लिए ना आपको एनर्जी की जरूरत होती है, आपको पावर की जरूरत होती है। पावर किस चीज से आता है, तेल से। तेल जलाएंगे तो क्या होगा, प्रदूषण होगा। तो अल्टीमेटली यही, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, कि विकासशील देश का के सामने चुनौती यह है कि पहले अपना विकास करें, और उसके कारण वो सोचते हैं कि कुछ हद तक हमें छूट दी जाए, कुछ हद तक हमें लाइक वो दिया जाए कि हम भी पर्यावरण का विकास चाहते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट, है ना। यहाँ पे दो, देखिए, एक किसी भी सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। यहाँ पे ये कि आप पर्यावरण तो बचा लोगे पर भूखे मर जाओगे,
तो फायदा क्या है? तो अल्टीमेटली आपके लिए है कि पहले अपने आप को बचाना, और जब हम बच जाएंगे तो पर्यावरण को बचाना। और इस साइड के लोग क्या है कि खुद तो बचे हुए हैं, तो अब जब सब कुछ बचा हुआ है तो चलो ठीक है, पर्यावरण को बचा लिया जाए। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध के देश जो हैं और गरीब विकासशील देश हैं, इन दोनों के अलग अलग एजेंडे हैं। अब ये क्या, उत्तरी देशों को मुख्य चिंता है ओजोन परत के छेद की, वैश्विक तापमान की, ग्लोबल वार्मिंग की, है ना। लेकिन दक्षिण देश के जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, वो चाह रहे हैं कि एक काम करो यार, हम थोड़े आपसी रिश्ते सुलझा लें, थोड़ा विकास कर लें, थोड़ा आर्थिकी संभाल लें, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मेलन में देखिए, अब इसमें क्या होता है कि सहमति तो बन नहीं सकती एक मुद्दे पे कि भाई कितना कौन योगदान देगा। तो इन्होंने ये कहा कि यार एक एटलीस्ट हम ये करें कि विकास का एक ऐसा तरीका ढूंढें जिससे कि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे, जिससे कि टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। मतलब टिकाऊ विकास क्या हो सकता है जिससे कि पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे, और यही कारण था। अब यहाँ पे कुछ आलोचक आ गए। देखिए, आलोचक हर चीज के होते हैं। तो आलोचक कहते हैं कि एजेंडा 21 जो है ना, रियो के अंदर हुआ है, उसका झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर रहा है। तो अब कहा है तो भैया क्या ही कर सकते हैं, आर्थिक वृद्धि की ओर रहा है, और ये फैक्ट है भाई, ये होना भी चाहिए। रीजन ये है कि देखिए, आधा देश बटा हुआ है, आधे देश विकास विकसित हैं, आधे देश विकासशील और अल्प विकसित हैं। विकासशील को सब कुछ मिल रहा है भैया, आपको चिंता है पर्यावरण की, चिंता हमें भी है पर्यावरण की, बट द थिंग इज कि बिफोर पर्यावरण हमारे पास और चीजें हैं, भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जनसंख्या को संभालना है, और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो पर्यावरण भी मैनेज होगा। मतलब अब बस ये चीजें हैं कि प्रायोरिटाइज करना है, समझ रहे हैं। तो गिरना किसी को पसंद नहीं, बट अब ये बड़ी खाई और छोटी खाई में फर्क करना है कि लाइक गिरना किस में चाहते हो, ये है सबसे बड़ी बात। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि विश्व की साझी संपदा और सुरक्षा। साझी संपदा क्या होती है? सबसे पहले हम साझी संपदा के अर्थ को समझेंगे। साझी मतलब हिंदी का बहुत सिंपल वर्ड है, साझा, सबका, है ना। तो विश्व की साझी संपदाएं क्या हो सकती है? तो सबसे पहले पर्यावरण हो सकता है। ये पर्यावरण तो साझी संपदा है ना। मान ली वायु खराब होता है, ठीक है, तो दो देश हैं फॉर एग्जांपल, मानिए एक भारत है, एक नेपाल है, दोनों बिल्कुल सीमा में रह रहे देश हैं, और वायु की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। तो क्या वो असर सिर्फ भारत पे डालेगी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायु सबकी है, जल सबका है। अब एक जल जो हिमालय से निकल रही है वो भारत में ही दूषित हो जाए तो बांग्लादेश वाले कैसे स्वच्छ जल पिएंगे? समझ रहे हैं। तो इसीलिए संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण है। ये एक परिवार के अंदर है। इसी तरीके से अगर आपने सामुदायिक भवन देखा हो, पंचायत भवन देखा हो, या चीजें देखी हो, तो ये एक सब एक समाज के लिए सामुदायिक चीजें होती है, साझी संपदा होती है। और इसी तरीके से वैश्विक संपदा क्या होती है? वैश्विक संपदा ऐसी संपदा होती है जो किसी एक पर्टिकुलर देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। अब अगर हमने सी लॉ पढ़ा हो, थोड़ा सा अगर आपको सी लॉ का आइडिया हो, तो देखिए ये एक देश है फॉर एग्जांपल, और ये उसका लाइक समीपवर्ती समुद्री इलाका है, तो इतने में उसका कंट्रोल है। पर क्या समुद्र इतना ही बड़ा है? नहीं, समुद्र तो असीम है ना, लेकिन बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे कोई और देश है, ठीक है, ये मान लेते हैं, यहाँ पे एक और देश है, तो इसका भी समुद्री क्षेत्र इतना होगा, है ना, इसका समुद्री क्षेत्र इतना होगा फॉर एग्जाम्पल, है ना। और उसके बाद जो ये समुद्र वाला एरिया है सारा का सारा, ये जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है ये तो सबका है। मतलब इसमें किसी भी एक देश का कोई बहुत ज्यादा हक नहीं चलता है, ये साझा है। इसी तरीके से अंटार्कटिका है, वो भी एक साझी संपदा है। बाहरी अंतरिक्ष है, वो भी एक साझी संपदा है। और समुद्री सतह है, ये भी एक साझी संपदा है। तो अल्टीमेटली ये साझी संपदा है जिसे हर एक देश को मिलके संभालना होता है, और हर एक देश की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे वो ठीक ढंग से व्यवहार करे। अब अल्टीमेटली देखिए, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना बहुत टेढ़ी खीर है। बट यहाँ पे अगर आप वो वाली बात करें कि देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक शक्ति का होना जरूरी है जो कुछ नियम बनाता है। अब मान लीजिए अमेरिका एक शक्ति है, वो उसने एक नियम बनाया कि हर देश के मान लीजिए 50 किलोमीटर का एरिया उसके आसपास से समुद्री क्षेत्र जो है वो उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा।
तो ये चीज सिर्फ भारत पे लागू होती है, यही कानून अमेरिका पे भी लागू होते हैं। तो बाकी का जो एरिया होता है वो सबके लिए खुला हुआ है। इसे कहते हैं साझी संपदा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से, और इस तरीके से आपस में सहयोग कायम होते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जैसे कि अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 हो चुके हैं। तो ये एक सहयोग के उदाहरण है। हालांकि सहयोग बहुत मुश्किल है इन चीजों में, क्योंकि कई बार जो बहुत विकसित देश होता है, जो वो कुछ ऐसा बर्ताव करता है जो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। अच्छा, 1980 के दशक के मध्य में क्या होता है कि ओजोन परत के अंदर छेद की खोज होती है। तो ये माना जाता है कि ओजोन परत जो है उसके अंदर छेद हो गया, और जिसने वैश्विक समुदाय को एक बहुत ज्यादा प्रभावित किया पर्यावरण के ऊपर ध्यान देने के लिए। क्योंकि देखिए, पर्यावरण प्रदूषित हर तरीके से हो रहा है, इनसाइड भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। और बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं, उनके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी के लिए सबके लिए समान है, न आगे वाली पीढ़ी के लिए। अब देखिए, अंतरिक्ष मान लीजिए पृथ्वी है ना, और ये हमारा अंतरिक्ष हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। अब ये अंतरिक्ष ना तो भारत का है, ना नेपाल का है, ना अमेरिका का है, ना चाइना का है, ये तो सबका है। समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी चीज दूषित होता है, कोई भी चीज खराब होता है, उससे किसी एक देश पे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा पूरी की पूरी पृथ्वी को, सारे के सारे देशों को। नाउ माय पॉइंट इज कि क्या इसके फायदे सबको समान मिल रहे हैं? तो नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें। सैटेलाइट इंटरनेट क्या हर आदमी ठीक से चला पा रहा है? नहीं चला पा रहा है। क्या हर एक आदमी को उसकी तक उसकी पहुंच मौजूद है? नहीं है। पहली बात, इंडिया में किसी को भी नहीं है। मान लीजिए इंडिया में हो भी जाए, तो क्या उस गरीब से गरीब आदमी को इंटरनेट की सुविधा होगी? नहीं होगी। तो दिस इज द मेन पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट यू अंडरस्टैंड, कि जो दोहन कार्य हो रहे हैं ना, उनके फायदे ना तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं। मतलब आज भी मान लीजिए इंडिया में इतना रेवोल्यूशन हो गया, हर बंदा नेट चला रहा है, ठीक है, बट क्या हर आदिवासी नेट चला रहा है? या फिर अगर आप मानिए कि आपके पिताजी अगर 60 65 70 साल के हैं, तो क्या वो उस हिसाब से इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं जैसे आप करते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो द थिंग इज कि ना तो इसके फायदे, और क्या आने वाले टाइम में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर कोई लाइक बराबर मात्रा में चीजें कंज्यूम कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, और दैट इज द थिंग कि मौजूदा पीढ़ी में भी बराबर नहीं है और आने वाली पीढ़ी में बराबर नहीं रहेंगे। नाउ विल डिस्कस कि साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। मतलब चीजें सबकी सबकी है, सबके लिए समान है, बट जिम्मेदारियां अलग अलग। इसको हम क्यों ये बात करेंगे? देखिए, ऊपर हमने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। ठीक है, अब उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चिंता करना चाहते हैं जैसा आज मौजूद है। मतलब वो कहते हैं कि देखो भैया, ये है, ओजोन में छेद हो चुका है, अब आ जाओ मिल बैठ के बात कर लेते हैं कि भाई इसको कैसे बचाना। लेक और वो चाहते हैं कि सब देश में बराबर से जिम्मेदारी निभाए। मतलब उनका ये कहना है कि देखो, ओजोन में छेद हो चुका है, तुम भी मरने, मतलब तुम्हें भी दिक्कत होने वाली है, हमें भी दिक्कत होने वाली है। एक काम करते हैं, तुम भी पूरा का पूरा सीएनजी पे शिफ्ट करो, कोई कोयला नहीं जलाएगा, हम भी कोयला नहीं जलाएंगे। बट मेन प्रॉब्लम इज कि भैया तुम अमेरिका हो, या समझिए कि तुम यूरोप हो, तो तुम कोयला नहीं जलाओगे, चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो है परमाणु एनर्जी है या और स्रोत हैं, तुम इतने विकसित हो कि तुम सोलर प्लेट भी अफोर्ड कर सकते हो। पर क्या भारत कर सकता है? क्या भारत अपनी बड़ी आबादी के लिए कर सकता है? क्या बांग्लादेश कर सकता है? क्या पाकिस्तान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अगर सेम जिम्मेदारियां आप सबको दे दोगे, तो क्या वो देश निर्वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द पॉइंट कि उत्तर के देश जो हैं, विकसित देश जो हैं, वो चाहते हैं कि सबकी जिम्मेदारी बराबर हो, लेकिन दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क ये है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पर्यावरण को नुकसान किसने पहुंचाया। अब यहाँ पे आता है जिम्मेदारियों का तर्क कि भाई नुकसान भी तो हुआ है ना। नुकसान खुद ब खुद तो नहीं हो गया, खुद ब खुद तो पेड़ नहीं कट गए, खुद ब खुद तो इतना धुआं नहीं हो गया, कार्बन उत्सर्जन नहीं हो गया। द थिंग इज कि यूरोप में क्रांति आई 1800 के दशक के मतलब 1800 के जो शताब्दी है उसके अंदर।
और विकासशील देशों में 1900 के अंदर आई। अब प्रॉब्लम ये है, और कई जगह अभी भी नहीं आई है, कुछ अभी भी अल्प विकसित है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपने नुकसान कर दिया है ना, इन्होंने आपसे कम नुकसान किया, और ये इन्होंने तो नुकसान किया ही नहीं है। तो भैया, इसने किया नहीं, इसने कम किया, आपने बहुत ज्यादा किया। अब आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सबके सब बराबर आ जाएं और इस लेवल पे आके सबके सब पर्यावरण की रक्षा करें। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मतलब हमें भी वो होना चाहिए ना। और भाई आपने नुकसान करा है तो जिम्मेदारी आप ज्यादा उठाओ। तो विकसित देशों ने कहा कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान जो पहुंचाया है वो विकसित देशों ने पहुंचाया है। यदि विकसित देशों ने नुकसान ज्यादा पहुंचाया है तो उन्हें नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, उन्हें नुकसान को ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। और यही कारण है, अच्छा ठीक है, और इस तर्क को रखते हुए विकासशील देश भाग नहीं रहे इन चीजों से। विकासशील देश ये चाह रहे हैं कि नहीं भैया, हम भी ट्राई करेंगे, बट हमें थोड़ा टाइम दो, और टाइम भी दो, और हम आपके लेवल की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो भी एक समझौता है, और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब इसमें क्या हुआ कि वैश्विक तापमान वृद्धि में जो भी औद्योगिक देश है इनकी भूमिका जरूर है, क्योंकि कार्बन के उत्सर्जन से क्या होता है, वैश्विक तापमान बढ़ता है। तो इन्होंने क्या कहा कि हाँ हम भी करेंगे, बट, और भारत ने उस पर हस्ताक्षर भी किए, लेकिन भारत ने टिकाऊ विकास के लक्ष्य को सामने रखा और कहा कि विभिन्न जो राज्य हैं उनकी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होगी, और विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है, और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक और वित्तीय संसाधन है। ठीक है, और इसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देशों को अपनी खास जिम्मेदारी जो है वो स्वीकार करनी चाहिए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय देश जो हैं वो अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा योगदान देंगे। नाउ विल डिस्कस साझी संपदा। साझी संपदा क्या होती है? तो साझी संपदा का अर्थ एक ऐसे स्वामित्व से है जहां पे एक सदस्य का नहीं बल्कि एक समूह का स्वामित्व होता है। ऐसे संसाधनों की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और समान उत्तरदायित्व निभाने होते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो निजीकरण है, गहनतर खेती है, आबादी की वृद्धि है, पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट है। इससे क्या होता है कि दुनिया की साझी संपदा का आकार घटता जाता है ना। दुनिया की भी साझी संपदा है, फॉर एग्जाम्पल निजीकरण होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो उससे क्या है कि ज्यादा ज्यादा चीजें व्यक्ति के कंट्रोल में आती जा रही है, और जो अथॉरिटेरियन कंट्रोल है वो घटता जा रहा है। दूसरा, पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष क्या है? सो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाधाओं से छूट दी गई, जस्ट बिकॉज की औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। समझ रहे हैं? यही चीज हमने पहले डिस्कस करी है कि आपको छूट इसलिए दिया गया है क्योंकि आपने औद्योगिकरण के टाइम पे वातावरण को उतना दूषित नहीं किया जितना विकसित देशों ने किया। ठीक है, और फिर इनके आलोचक आ जाते हैं, जो हर बार मैंने बोला कि आलोचक कहते हैं कि विकासशील देशों सहित भारत और जो चीन है वो भी जल्दी ही ग्रीन हाउस के मामले में आगे आ जाएंगे और फिर सबके सब दोषी होंगे, तो क्या फायदा है। लेकिन भारत कहता है कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन इतनी कम है कि अगर वो इसी दर से करते रहते हैं तब भी 30 साल में जाके भी वो आधा भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि जब उत्सर्जन विकसित देशों ने करा है तो उसमें कमी करने की जिम्मेदारी भी विकसित देशों की है, और इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। ठीक है, तो ये चीज है। विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल करने की है, ना कि पर्यावरण की। तो पर्यावरण तो है इनके लिस्ट में, और इसीलिए अगर अभी हमने बात करें तो
नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी अभी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कंप्लीट निर्भरता को बढ़ाने के लिए चीज़ें करी है। अगर आप दिल्ली की बात करें और राज्यों की बात करें तो सीएनजी पे जो है जोर दिया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव किया जा रहा है। धीरे धीरे हम भी ट्राई कर रहे हैं कि लाइक हम कार्बन के उत्सर्जन को कम से कम रखें। भारत का 2030 तक कार्बन का प्रतिवर्ती उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन के प्रति व्यक्ति से आधे से भी कम है। समझिए कि उन्होंने कितना कार्बन का उत्सर्जन किया हुआ है, क्योंकि भारत अभी 2030 तक बढ़ाता बढ़ाता भी उनके 2000 के औसत के आधा भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया है। तो अब ये कुछ तरीके हैं जिससे लेकिन भारत ट्राई कर रहा है कि ठीक है, हमने बेशक छूट हासिल करी है, बट अगेन हमें भी तो कंट्रोल करना है। और उसके अलावा भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया और पुनर्विकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। सोलर पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, और चीजें करी जा रही है। तो सोलर पे छूट और मतलब इस तरह की जो भी पहल है वो धीरे धीरे इन चीजों को पूरा करने की तरफ है। और सार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाए, इसके लिए भारत ट्राई कर रहा है ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके, ठीक है। अब भाई अकेला देश बोलता है तो बहुत इफेक्ट नहीं होता, अगर सब पूरा के पूरे सारे के सारे देश साथ आके बोले तो वैश्विक समुदाय में बात सुनी जाती है। और यही कारण है कि भारत क्षेत्रीय सहयोग पे भी ध्यान दे रहा है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण आंदोलनों की। तो आंदोलन जो है वो धीरे धीरे बहुत ही जीवंत, ताकतवर और मजबूत होते जा रहे हैं पर्यावरण के ऊपर भी। पहले पर्यावरण पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब जो है पर्यावरण आंदोलन काफी महत्वपूर्ण हो गए और बहुत सारे देशों में पर्यावरण आंदोलन जारी है। दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत में वनों के आंदोलनों का बहुत दबाव है। और अगर हम ये बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग तरीके के उद्योग हैं, है ना। तो अब खनिज उद्योग उनमें से एक है। खनिज उद्योग क्या करता है कि धरती के अंदर जो खनिज हैं उनको निकालता है और उनका उपयोग करता है। अब देशों ने क्या करी है, अपनी अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ले खोल दिया है। वो कंपनियां आती है, खनिज को बाहर निकालती है, उनका अत्यधिक दोहन करती है। इससे क्या होता है, आसपास का जल दूषित हो जाता है, पर्यावरण दूषित होता है और यहाँ तक कि समुदायों को भी विस्थापित होना पड़ता है। झारखंड का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जब जब उस हिसाब से कोयला को निकाला गया, चीजें करी गई, तो वहां के लोगों को विस्थापित होना पड़ा क्योंकि आसपास बीमारियां फैली। तो यू डोंट नो कि लाइक अंदर से कौन सी गैस निकल रही है और वो मनुष्य के लिए कैसी है, क्या मनुष्य उसमें सर्वाइव कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर अगेन उनका आलोचना हुआ, उनका विरोध भी हुआ। तो इसका इस विरोध का एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस के अंदर देखा गया, जहां बहुत सारे समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑस्ट्रेलिया कंपनी के खिलाफ, और कंपनी कौन सी थी, वेस्टर्न माइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब बट समझिए, के खिलाफ अभियान चलाया। और कंपनी का विरोध फिलीपींस में तो हुआ ही हुआ, उसके अपने देश ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, ठीक है। तो ये चीजें रही। और भारत की बात करें तो नर्मदा आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, ये आंदोलन आप देख सकते हैं कि लाइक पर्यावरण को बचाने के लिए कितने महत्वपूर्ण है। अब संसाधनों की भू राजनीति के वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली किसे क्या कब और कहां हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति का इसी से तात्पर्य है, संसाधनों की भूमि पर हो रही राजनीति, ठीक है। अब संसाधन को हर किसी ने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी है। जितने भी युद्ध हुए हैं हमारे, वो समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली संसाधनों के दोहन और संसाधनों पे अपने कंट्रोल कर लेकर रहे हैं, ठीक है। और शीत युद्ध के दौरान भी उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। भाई किसी ने अपनी पाइपलाइन अपने यहाँ पे बिछाई, किसी ने समुद्री मार्ग बनाया, सुनिश्चित करा, किसी ने परिवहन मार्ग बनाए, किसी ने भंडारण की सुविधाएं बनाई, ठीक है। तो इन चीजों मतलब सरकारों ने अपने पास संसाधनों की आपूर्ति को सुनिश्चित करा ताकि वो अपने विकास को सुनिश्चित कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देशों का तो राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार था संसाधनों तक आपूर्ति। यही कारण था, देखिए अगर इराक के हमले की बात करें तो इराक में अमेरिका क्या चाहता था कि मैं अपनी एक कठपुतली सरकार बना दूं और वो फिर हमें संसाधन देती रहे, हमें चीजें देती रहे, तेल देती रहे। और क्यों, क्योंकि तेल जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज था उस टाइम में एनर्जी के लिए।
अब 20वीं सदी के अधिकांश में जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो तेल पर निर्भर रही, अभी भी है, और अगले 30-35 साल और रहेगी। और तेल जो है वो एक ऐसा ईंधन है जिसे आप कहीं भी किसी भी चीज के अंदर यूज कर सकते हैं, और इसी कारण से ऐसी संपदाओं वाले देश में राजनीतिक संघर्ष छिड़ता रहा ताकि इनको ज्यादा ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। अब पश्चिम एरिया जैसे खासकर खाड़ी के क्षेत्र क्या है कि 30% तेल अभी मुहैया करा रहे हैं विश्व में, और इनके पास विश्व की ज्ञात तेल का 64% हिस्सा मौजूद है। तो अल्टीमेटली ये ऐसे देश हैं जो एक जिस दिन सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी ना, उस दिन भी ये हमारे तेल की कमियों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये रहता है। तो अब इससे क्या है कि सऊदी अरब के पास अगर हम सिर्फ बात करें, जो कि खाड़ी का एक देश है, उसके पास तेल की भंडार का कुल 1/4 25% ऑफ द टोटल तेल सप्लाई इन वर्ल्ड सऊदी अरब के पास मौजूद है। और इसके बाद फिर इराक है। अच्छा, इराक में हमला हो चुका है, द रीजन बिहाइंड आप खुद से गैस कर सकते हैं, अगर गैस कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे अभी एरियाज ऐसे भी हैं जहां तेल भंडारों की खोज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि अलग अलग जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा इन पे कंट्रोल बना रहे, हमारा इन पे कंट्रोल चलता रहे। इसके अलावा विश्व राजनीति में तेल के अलावा क्या है, पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि विश्व के ज्यादातर भागों में अब साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है, और यही कारण है कि संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा जो स्थिति होगी उसकी गुणवत्ता घटेगी, और देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को लेकर हथियार उठाने और हिंसक झड़पें होगी, और हुई भी है। इसका उदाहरण क्या है भाई, पानी के लिए कब कब लड़ाई हुई, तो 1950-1960 के दौरान इजराइल और सीरिया तथा जॉर्डन के बीच में संघर्ष हुआ। अगर भारत की बात करें, भारत का पाकिस्तान से संघर्ष हो चुका, संघर्ष सैन्य नहीं हुआ है बट इन द सेंस की अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर इन चीजों पर समझौता हुआ है, और काफी दिन तक ये विवाद का कारण रहा कि सिंधु नदी का जल का जो बंटवारा है वो किस तरीके से होगा। इसके अलावा भारत के मनमुटाव बांग्लादेश के साथ भी जल विवाद को लेकर हैं। तो हर देश ये चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दिया जाए संसाधनों के ऊपर, अब चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पानी हो। और भाई जिस चीज की शॉर्टेज होगी उस चीज के लिए फिर लड़ाइयां होगी। अगर आप भारत और बांग्लादेश के बीच में पानी के विवाद को समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा मूलवासी, मूलवासी क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस चीज पे बहस करेंगे। ठीक है, तो मूलवासी जो होते हैं वो देखिए इनकी एक सबसे सर्वमान्य जो धारणा होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि ये ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूदा देशों में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप 100 साल से किसी आपके पूर्वज 100 सालों से किसी एक देश में रह रहे हैं, या आप रह रहे हैं, क्या आप मूलवासी हैं? नहीं है, मे भी आप किसी और देश से आए थे। तो मूलवासी का अर्थ यह है कि ऐसे लोग जो बहुत सालों से एक जगह पर रह रहे हैं, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जाति के मूल के लोगों ने विश्व के दूसरे हिस्सों से उस देश में आए और इन लोगों को अपना अधीन बना लिया। अब ये तो हुआ है, और ये बहुत जगह हुआ है। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूल निवासियों के सर्वमान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है। ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अच्छा देखिए, बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। आदिवासी और मूलवासी कैंसे के लिए हाँ वो एक तरीके से एक ही होते हैं, और दूसरे सामाजिक आंदोलनों में भी मूलवासी अपने संघर्ष एजेंडा और अधिकारों की आवाज उठाते हैं। बट इनका साथ क्या दिक्कत है कि देखिए ये बहुत ही पिछड़े ढंग से रहते हैं अभी भी, है ना, पिछड़े ढंग से रहते हैं, तो उनकी आवाज उस लेवल तक आ नहीं पाती वैश्विक संदर्भ में। अच्छा, मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम है, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। मूलवासी देखिए, आदिवासियों को क्या होता है, वो जंगल में रहते हैं, जंगल से ही चीजें खाते हैं पीते हैं और उसी के ऊपर आश्रित रहते हैं, वो बाहर की दुनिया से बहुत कम मतलब रखते हैं। न भूमि हानि का अर्थ यह है कि आर्थिक संसाधनों के आधार की हानि और मूलवासियों के जीवन के लिए खतरा होता है। अगर भूमि हानि होगी तो मूलवासियों के जीवन के लिए खतरा होगा। अच्छा, अगर भारत में हम देखें कि अलग अलग बांध परियोजनाएं जो बनाई गई, वहां पे कौन विस्थापित हुआ, आदिवासी लोग हुए, मूलवासी लोग हुए, क्योंकि क्योंकि वो जंगल से जुड़ाव रखते हैं। अच्छा, आप दोहन कहाँ का करेंगे, आज के टाइम में जंगल का ही करेंगे, तो अल्टीमेटली वो मूलवासियों के लिए
बहुत बुरा होता है। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम लोगों को पहले भी बताया, और ये जनसंख्या का कुल 8% है। अब बात स्वरूप, अब देखिए अब बात स्वरूप क्या है कि भारत में पहले क्या था कि घुमंतू जनजातियां जो थी वो तो लाइक घूमती रहती थी और चारागाह वगैरह के खोज में निकलती रहती थी, लेकिन बाकी लोग क्या था, क्या थे कि सदियों से बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन पे खेती कर रहे थे। लेकिन जब ब्रितानी शासन आया, जब ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम हुआ, तो जनजातीय समुदायों ने क्या किया कि लेकिन इनका सामना बाहरी लोगों से हुआ कि अब कैसे जीना है, अब कैसे रहना है। और यही कारण था कि फिर वो उस हिसाब से उनके साथ टैकल नहीं कर पाए ना। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से संवैधानिक सुरक्षा उन्हें मिलती है, लेकिन देखिए सीधी बात है, एक इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आपको मान लीजिए कानूनी बहुत सारी सुरक्षा हासिल है। आप फॉर एग्जाम्पल आप एक लड़की हैं, आपको इस बात की सुरक्षा हासिल है कि कोई आपको 10 सेकंड से ज्यादा अगर घूर के देख ले तो आप उसके खिलाफ केस कर सकती हैं, लेकिन कितने लोगों पे आपने केस किया है और क्या आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सो बेसिकली संवैधानिक सुरक्षा होना और वो चीज प्रैक्टिकली आपके पास होना दो डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सारी परियोजनाएं चली हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं, और ऐसी परियोजनाओं में विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है, जो मूलवासी है समुदाय सबसे बड़ा है। मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे, जस्ट बिकॉज द रीजन कि भाई आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी आवाज, आप संसाधन संपन्न नहीं हो। और देखिए आवाज उसी की उठा वो प्रैक्टिकली आवाज उसी की आगे जाती है जो लाउड स्पीकर पे बोलता है। अब अगर आप घर में बात करेंगे या लाइक जंगल में बात करेंगे तो लाइक कौन ही आपकी बात सुनेगा। तो यही चीजें हैं। और मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, बट अगेन अभी भी उस लेवल का ध्यान इन पे नहीं दिया जाता है जो उन पे दिया जाना चाहिए। तो ये चीजें हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आदिवासियों से के संगठन भी बनते हैं, और इन संगठनों ने फिर आंदोलन और ने कुछ आंदोलन कराया और उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों पर जोर दिया। चिपको आंदोलन कह सकते हैं इन अ वे, इसी का एक उदाहरण है ना। तो ये चीजें रही है, और ये हमारे चैप्टर का एंड होता है यहाँ पे। तो हमने जाना कि लाइक किस तरीके से मूलवासी और उनके अधिकारों की चर्चा हो रही है यहाँ पे, साझी संपदा क्या है ना, और भू राजनीति में इनका क्या महत्व है, अलग अलग देश पर्यावरण सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या तर्क है उनका, और किस तरीके से वो विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए, नहीं दबाएंगे तब भी चलेगा। आइए देखिए वीडियो को। दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच।